हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 जी। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू आईआईटी जैम CSNET यूट्यूब चैनल पर। आईआईटी जैम 2025 को टारगेट करने के लिए जो ये सीरीज़ चल रही है, इसमें अब हम पहला लेक्चर आज देखने वाले हैं। मैं आपका पहला लेक्चर बेसिकली लेने वाला हूँ। मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें पढ़ाने वाला हूँ और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी है ना, उन चीज़ों को कनेक्ट करते हुए हम आगे जाएंगे। जैसे शुरुआत में हमारे पास पीरियोडिसिटी है। लेट्स सपोज पीरियोडिसिटी अब हर चैप्टर को एक फ्लो में हम पढ़ेंगे है ना। पीरियोडिसिटी में जैसे पहला टॉपिक हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब फिर इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग में कोई एक टॉपिक्स हैं, उनको हम देखते हुए चलेंगे। मतलब बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे है ना, पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, और जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम थ्रू आउट, मतलब पूरी इनऑर्गेनिक की है ना, जो भी जैसे पीरियोडिसिटी में जो इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग में जो इंपॉर्टेंट है ना, ऐसी कोऑर्डिनेशन ओएमसी में, इस तरीके से चीज़ें हम चलाएंगे। तो आज पहला लेक्चर है, पहली चीज़ें हैं। जस्ट आपको उम्मीद करनी है कि आराम से, मेरे को आपसे उम्मीद है कि आप आराम से बैठेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको जैसे यहाँ पर कोई टॉपिक का नाम दिख गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्लेटर रूल, अगर आपको ये पूरा पढ़ना है ना, आप चाहते हो कि इसके रिगार्डिंग आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, तो आराम से अपना पेन पेपर उठाएं और नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें, ठीक है। तो क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्लेटर रूल, क्या होता है? कोई रिकैप नहीं है क्योंकि पहला लेक्चर है, तो कोई रिकैप है नहीं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लेटर रूल्स बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं हेडिंग डालता हूं कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है ना, मैंने हेडिंग डाली कि मेरा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, ये चीज मैं लिख रहा हूं। तो आइए समझते हैं इस शब्द का बेसिकली अंतर क्या है ना, इस शब्द का बेसिकली अंतर क्या है, देखिएगा। जैसे कि भाई ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है भाई, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के बाद ये क्या है, शेल्स है, ठीक है। ये शेल्स है, और ये आपकी जो सबसे लास्ट में शेल होगी उसको आप आउटर मोस्ट शेल कह दोगे, ठीक है। इसको लेट सपोज आपने क्या कहा, इसको आपने क्या कहा, इस वाली को आपने क्या कह दिया, आउटर मोस्ट शेल कह दिया। इस वाले को क्या कह दिया, आउटर मोस्ट शेल बेसिकली यहाँ पर आपने इसको कह दिया, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल बेसिकली इसको आपने कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस सेकंड शेल में भी मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को आपने क्या कहा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपने इसको कहा। इसको आप क्या कह रहे हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कह रहे हो, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आप इसको कह रहे हो। आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, आप टॉपिक जो पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका नाम है। आइए समझ रहे हैं क्या। तो जो ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या क्या फील कर रहा है ना, ये दो टाइप की इंटरेक्शन फील कर रहा है। इंटरेक्शन में बेसिकली आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो इंटरेक्ट ऐसी भी हो सकती है कि वो आपसे अट्रैक्ट हो रहा हो, और हो सकता है कि आपसे रिपल भी हो रहा हो। तो इंटरेक्शन में अट्रैक्शन और रिपल्शन बहुत पॉसिबल है। तो यहां पर जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दो टाइप की इंटरेक्शन फील करता है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील्स टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ये दो टाइप की इंटरेक्शन फील करता है। फील्स टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन ना, दो टाइप की इंटरेक्शन ये फील करता है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील्स टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। पहला क्या, पहला ये फील करता है कि अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्शन। भाई ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से ये अट्रैक्ट हो रहा होगा। एक तो ये इंटरेक्शन है भाई कि न्यूक्लियस इसको अपने पास खींच रहा होगा, बुला रहा होगा। यानी कि पहली चीज ये फील करता है अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड फील करता है। दूसरी चीज क्या फील करता है, ये अपने ही साथ वालों से, अपने ही साथ वालों से क्या फील करता है, रिपल्शन फील करता है। मतलब इसके खुद के सगे संबंधी यहां पर इलेक्ट्रॉन से, इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करता है। तो एक अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस फील करता है और एक फील करता है इनर रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, अपने ही साथियों द्वारा रिपल्शन, यानी कि क्या, रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन द्वारा ही रिपल्शन फील करता है। बोलो जी ये सुनो, ठीक है। तो अब जो ये इनर इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्शन आ रहा है,
इस इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण। भाई मान लो मैं न्यूक्लियस हूं और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, अपनी तरफ खींच रहा हूं। यहां पर कोई और लोग हैं जो इसको धक्का दे रहे हैं, तो ये मेरे से दूर जाएगा और मेरे और इसके प्रति जो बीच में अट्रैक्शन है वो कम होगी। तो जो ये इनर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है ये बेसिकली एक कांटा है ना, किसके बीच में, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये चुपचाप बैठा भी नहीं है, ये न्यूक्लियस को धक्का दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, दूर भेज रहा है ताकि इनके बीच का अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाए। तो यहां पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ड्यू टू द रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के द्वारा, ड्यू टू द रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन के द्वारा होता क्या है, होता यह है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू द रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन या फिर हम कह दें न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कह दें या फिर हम कह दें न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज्ड हो जाता है फॉर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के प्रति न्यूक्लियस का जो प्रेम है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। और इस डिक्रीज्ड प्रेम को ही हम क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव प्रेम। इफेक्टिव प्रेम मतलब जो सच है वो है। आप सोच के चलो वो इतना प्रेम कर रहा है बट वो इतना नहीं कर रहा, इससे कम हो रहा है, तो ये इफेक्टिव है। आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी थी बट ये इतनी है, ठीक है। तो दिस डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। यहां पर क्या है, दिस डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, दिस डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, इस डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज को ही, दिस डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज को ही मैं क्या कहूंगा, इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोलो जी यस और नो, इसे को ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। यानी कि ये क्या है सर, ये एक सच्चाई है जो मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फील कर रहा है बाय न्यूक्लियस। आप ऐसा सोच लो कि न्यूक्लियस में तो भाई 11 प्रोटॉन है ना, मान लो एटॉमिक नंबर 11 है किसी का, तो न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन आप कह दोगे। आप कहोगे अब आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन का प्रेम फील कर रहा होगा, है ना, आप कह दोगे कितना कर रहा है, आप कहोगे 11। किसी में 19 प्रोटॉन है तो आप कहोगे इसमें 19 फील कर रहा है, मतलब ज्यादा फील कर रहा है, ठीक है। बट आपको थोड़ा पता लगेगा, क्या पता लगेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि 11 प्रोटॉन बैठे हैं तो 11 का ही फील हो रहा है अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। जो न्यूक्लियर, अगर कोई ये डिक्रीज वाली बात नहीं होती, मान लो ये इनर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ना होता, तो कभी भी आपका न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज नहीं होता, ना ही न्यूक्लियर अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज नहीं होता, तब हम कभी भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसा शब्द नहीं पढ़ते। इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह दो या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन कह दो, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है और वो एक ही चीज रहने वाली है, ठीक है। तो इसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं और इसको किस से डिनोट किया जाता है, इसको जेड इफेक्टिव से भाई डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब जब मैं ये टॉपिक पढ़ रहा होता हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ रहा होता हूं, तो इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को पढ़ते पढ़ते एक टॉपिक इसके साथ ही जुड़ा हुआ हमें मिलता है, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट भी हमें यहां पर मिलता है। शील्डिंग इफेक्ट कह दो या फिर शील्डिंग पावर कह दो, शील्डिंग इफेक्ट कह दो या फिर शील्डिंग पावर कह दो, यहीं पर ही ये मिलता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट कह दो या फिर शील्डिंग पावर कह दो, ठीक है। शील्डिंग पावर क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। इधर आपके पास यहां पर है, ये रहा, ठीक है, इधर है, क्लियर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इधर 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 ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर ये आउटर मोस्ट शेल था, ये इनर इलेक्ट्रॉन। तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना मेरे भाई, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये क्या कहा था, एक कांटा है, कांटा है बीच में, है ना, किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एक कांटा है। यानी कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, हम क्या कहेंगे, दिस इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, दिस इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज शील्ड। दिस इनर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्ट करता है एज अ शील्ड, एज अ शील्ड बिटवीन न्यूक्लियस
न्यूक्लियस, बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में ये एक शील्ड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है कवच की तरह एक्ट करता है। ये मेरा न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, बट ये इनर इलेक्ट्रॉन एक शील्ड की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब शील्डिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा होती है, यहां पर मान लो ये चीज आ जाए कि शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी, तो शील्डिंग पावर की अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा S की शील्डिंग होती है, देन P की, देन D की, देन F की। सेम चीज पेनिट्रेट, शील्डिंग पावर S ज्यादा कवच पहनाता है, S न्यूक्लियस के पास है और न्यूक्लियस को कवर अच्छे से कर पाता है ना। और पेनिट्रेशन पावर भी यही होती है। पेनिट्रेशन पावर मतलब किसी चीज के अंदर घुसे चले जाने की क्षमता, ये भी यही होती है SPDF। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझना, जैसे पीछे मैंने आपको बताया नहीं, बता देता हूं, यहां पर है जैसे जेड इफेक्टिव और साइज का कोई रिलेशन मान लो आपको कह रहा है, मान लो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है या घट रहा है। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो आपका साइज बढ़ेगा या घटेगा। कोई एक एटम है, उस एटम में न्यूक्लियस में हमने कहा कि यहां से यहां जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो आपको पता है साइज घटता है। क्यों घटता है ये उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, क्योंकि इसमें ना लोगों को डाउट रहते हैं कि जेड इफेक्टिव शील्डिंग और साइज कैसे लिंक कर रहा है ना, ये कैसे लिंक कर रहा है, वो लिंक कैसे कर रहा होगा वो हम देखेंगे। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस है, जेड इफेक्टिव मतलब कि कितना खींच पाएगा, कितना प्रेम कर पाएगा, कितना अट्रैक्ट कर पाएगा। मान लो ये जेड इफेक्टिव अब ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये दूरी ही एक तरीके से साइज को डिफाइन कर रही होती है। आपके न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी दूरी है, यही चीज आगे जाके साइज को डिफाइन कर रही होती है। ठीक है, रेडियस को डिफाइन कर रही होती है एटम के। ठीक है, तो यहां पर यही चीज है कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को करीब खींचेगा, यानी कि साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है मेरे भाई, डिक्रीज होता है। अब मान लो ये चीज उसने लिंक कर दी किसके साथ, शील्डिंग के साथ लिंक कर दी। शील्डिंग बढ़ रही है, लेट्स सपोज मेरे एक एटम है, उस एटम के साथ क्या हो रहा है, उसकी शील्डिंग बढ़ रही है, उसके अंदर शील्डिंग ज्यादा लग रही है। उस एटम में ऐसी सबशेल है जहां पर शील्डिंग ज्यादा है, या फिर ऐसी सबशेल है जहां पर शील्डिंग कम है। या फिर हम सीधा कह दें कि अगर शील्डिंग बढ़ रही है, कोई एटम, मतलब सीधी सी बात, शील्डिंग अगर बढ़ रही है तो बाकी चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। शील्डिंग अगर बढ़ी, ये शील्ड है, ये न्यूक्लियस है और इधर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अगर शील्डिंग बढ़ी यानी कि न्यूक्लियस को कवर ज्यादा कर लिया गया, न्यूक्लियस को कवर ज्यादा करा, तो अब न्यूक्लियस का प्रेम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि इसको तो शील्ड कर दिया गया है। तो शील्ड अगर आप कर रहे हो, शील्डिंग अगर बढ़ा रहे हो, तो मेरे भाई जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा। जेड इफेक्टिव घटेगा। और जेड इफेक्टिव और साइज का क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो बेसिकली अगर आप शील्डिंग बढ़ाते हो तो साइज भी बढ़ता है। और अगर आप कहते हो ना, जैसे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन हम बोलते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग, शील्डिंग कम, जेड इफेक्टिव ज्यादा, साइज कम। कैसे, ये न्यूक्लियस शील्डिंग कम, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये शील्ड नहीं कर पा रहा, तो हटा दो, हटा भाई, शील्ड है ही नहीं, जब हटा दे, फिर शील्ड हटा दी तो अब इस न्यूक्लियस और इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी शील्ड नहीं है, तो ये न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा खींचेगा, साइज क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। शील्ड अगर ज्यादा करोगे तो न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव कम होगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, अगर उसे अट्रैक्ट नहीं करोगे तो वो दूर जाएगा तो दूरियां बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज यहां पर आती है, ये निकाला कैसे जाता है ना, ये निकाला कैसे जाता है, तो ये स्लेटर रूल से पढ़ा जाता है। स्लेटर रूल को यूज करके हम पढ़ते हैं, स्लेटर रूल को यूज करते हुए हम जेड इफेक्टिव निकालते हैं। इट इज यूज टू फाइंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालने में मदद करता है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इट इज यूज टू फाइंड द जेड इफेक्टिव। ये जेड इफेक्टिव को निकालने में हमारी मदद करता है। ठीक है, क्या कहता है ये रूल, ये कहता है कि जेड इफेक्टिव जो होगा, ये क्या होगा, जेड इफेक्टिव जो होगा वो होगा जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा होगा। ठीक है,
ये है आपका क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे मैंने क्या कहा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा, ठीक है। इसे मैंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर कहा। इसे मैंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर कहा। ये सिग्मा क्या है, सिग्मा है ऐसी चीज जो उस, भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों आया, क्योंकि सर इनर इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन के कारण है ना कुछ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही थी, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शब्द आया। अब वो कितना डिक्रीज हो रहा था, अगर उसकी अमाउंट आपको मिल जाए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये उसी का अमाउंट बताता है कि इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का कितना असर पड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, स्लेटर कांस्टेंट है, ठीक है, स्लेटर कांस्टेंट है ये। और ये किसको सिग्निफाई करता है भाई, इट सिग्निफाई द इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये सिग्निफाई किसको करता है, इट सिग्निफाई द इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को सिग्निफाई करता है, बोलो जी यस और नो। ये इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को सिग्निफाई कर रहा होता है। क्लियर है, आइए समझते हैं कैसे निकलता है। तो बेसिकली मुझे सिग्मा ही निकालना है भाई। जेड एटॉमिक नंबर मुझे पता है ना, जेड इफेक्टिव जब भी मैं निकालूंगा तो एटॉमिक नंबर मुझे पता है। मैं अगर सिग्मा निकाल लूं तो मेरी सारी बातें बन जाएंगी। अगर मैं सिग्मा निकाल लेता हूं तो मेरी सारी बातें यहां पर बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास रूल क्या होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। सिग्मा कैलकुलेट करूंगा तो बाकी चीज कैलकुलेट हो ही जाएगी ना मेरे भाई। तो यहां पर होता है, पहला रूल ये होता है, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर बैठा हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर बैठा हो जी, प्रेजेंट हो इन एस और पी सबशेल, एस या फिर पी सबशेल में बैठा हो, या तो एस में बैठा हो या फिर पी सबशेल में बैठा हो। ये होता है आपका क्या, पहला रूल, ठीक है। पहला रूल इससे अपन निकालते हैं, ठीक है। और ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि सिग्मा होगा, इक्वल होगा किसके, आइए समझते हैं। सिग्मा इक्वल होगा किसके, सिग्मा इक्वल होगा 0.35, सिग्मा इक्वल होगा 0.35 इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल। एन शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो होगा 0.35 उनका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। देखते चलो आगे, पूरा देखते चलो क्या क्या चीजें इसमें। प्लस 0.85 कंट्रीब्यूशन होगा किसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल। n-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्लस 1 कंट्रीब्यूशन होगा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का, बचे हुए इलेक्ट्रॉन का 1 कंट्रीब्यूशन होगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का 1 कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास रूल आया है, ठीक है। इस रूल को ही हम अब यूज करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने में, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने में हम इसी को ही इस रूल को यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया है ना, एग्जाम्पल मान लो मैं ले रहा हूं क्या, मैंने लिया सोडियम। सोडियम कहा आपको मुझे कि सोडियम के ऊपर जेड इफेक्टिव निकाल के बताओ। अगर ऐसे बोल रहा है कि सोडियम के ऊपर जेड इफेक्टिव निकाल के बताओ तो जाहिर सी बात है मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ही जेड इफेक्टिव निकालूंगा। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैसे लिखा जाएगा, ये कैसे लिखे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। n शेल n-1 शेल क्या होता है वो सब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल हमेशा, पहली चीज हमेशा समझा करो, दूसरी चीज खुद करने की कोशिश किया करो। n शेल मतलब लास्ट शेल, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई है, n शेल हो गई है, दिस इज n शेल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां से यहां, अगर मेरा n इज इक्वल टू 3 है तो n-1 कितना हो जाएगा, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो n-1 कितना हो जाएगा भाई, n इज इक्वल टू 3 है तो n-1 कितना हो जाएगा, 3-1 यानी कि 2। तो ये मेरे पास कितनी हो गई भाई, n-1 है। और ये क्या है भैया, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है। इसे मैं क्या कहूंगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कहूंगा, बोलो जी यस और नो। तो अगर मैं यहां से सिग्मा निकाल रहा हूं, यहां से मैं सिग्मा निकाल रहा हूं तो क्या होगा, सिग्मा कैसे निकलेगा, 0.35 कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल। एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एन शेल में, एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एक चीज गौर करिएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने देखा एक, और आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा।
क्या करना है सर, फिर क्या करना है बताओ। एक तो प्रेजेंट है, एक के ऊपर तो जेड इफेक्टिव निकाला ही जा रहा है भाई। किसी के ऊपर, किसी आसमान में थोड़ी ना जेड इफेक्टिव निकालने लग जाओगे कि भाई मैं यहां से आसमान को कितना अट्रैक्ट कर पा रहा हूं। एक बाउंड्री रखूंगा कि इसको कितना अट्रैक्ट कर पाऊंगा, है ना। यानी कि आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हो तो इस इलेक्ट्रॉन पे निकालोगे, तो इसके ऊपर तो लग ही रहा है, इसके ऊपर तो निकाला ही जा रहा है। इसके अलावा क्या थर्ड शेल में या फिर एन शेल में इस इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और है? कोई भी नहीं है सर। लेट सपोज एक 3s2 कन्फिगरेशन होती, जस्ट इमेजिनरी कह रहा हूं, 3s2 कन्फिगरेशन होती, ये रहा, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन होते, तब मैं क्या कहता कि भाई इसके ऊपर निकाला जा रहा है और ये उसको रिपल्शन दे रहा है, तो मैं 0.35 कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देता। भाई क्यों ले रहा हूं मैं सिग्मा, इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के बारे में। अगर कोई रिपल्शन दे ही नहीं रहा उस शेल में तो मैं क्यों गिनती करूंगा। तो यहां पर एक के ऊपर फाइंड आउट निकाल करा जा रहा था और एक उसको रिपल्शन दे रहा था, यानी कि 0.35 इंटू में 1 आ जाएगा। अब इधर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 0.35 एक के ऊपर तो सर निकालेंगे ही, यानी कि 0 आएगा। बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं सिग्मा कैलकुलेट करूंगा तो मेरे भाई 0.35 इंटू में 0 यहां पर आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस 0.85 n-1 में अब कितने 8 हैं, तो अब जाहिर सी बात है यहां पर 8 हैं, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 के 8 इसको रिपल्शन कर रहे हैं, यानी कि 8 प्लस 1 इंटू में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, 1 कंट्रीब्यूशन रिमेनिंग का यानी कि 2, यानी कि ये सिग्मा कितना बना 0.35 इंटू में 0, ये तो 0 ही बन जाएगा। इसको भी क्यों अलग पेन से लिखा है, इसी से लिख लो 0.35 इंटू 0, ठीक है। 0 ये बनेगा आपका 6.8 प्लस वहां पर 2 है, यानी कि 8.8 वहां पर बन जाएगा। क्लियर है भाई मेरे। अब यहां पर जेड इफेक्टिव, अब इसका ये सिग्मा बोल के मत खत्म कर देना कि सिग्मा हो गया खत्म। जेड इफेक्टिव कैसे निकलेगा, Z माइनस सिग्मा, Z कितना है 11, Z क्या होगा एटॉमिक नंबर ही होगा, ठीक है। Z बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन है। यहां पर क्या है, ये Z क्या है, ये Z है कि एक्सपेक्टेशन है कि भाई 11 प्रोटॉन थे ना, तो 11 का ही प्रेम फील होना चाहिए था, बट ये सच्चाई अब आने वाली है कि कितनों का फील हो रहा था, ठीक है। अब वो सच्चाई आने वाली है, ठीक है। तो 11 का फील होना चाहिए था, मगर 8.8 तो रिपल्शन में चला गया, यानी कि 2.2 जेड इफेक्टिव रहेगा। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है, ऐसा नहीं होता कि थोड़ा बहुत डिक्रीज हो रहा है, काफी डिक्रीज होता है। इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का काफी रोल हो रहा होता है, तो इसको थोड़ा सा सतर्क रह के आपको जी पढ़ना होता है, समझना होता है। क्या बताया, ये S और P सब शेल में ये लगेगा, ठीक है। D और F सब शेल में दूसरा रूल लगेगा, ठीक है। और बेसिकली आपके S और P सब शेल में क्या है 0.35 इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N शेल। N शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 0.85 इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N-1 शेल। 1 कंट्रीब्यूशन है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। लेट सपोज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आई, उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है N शेल होता है, उससे एक कम इलेक्ट्रॉन क्या होता है N-1 होता है, N-1 शेल होता है, और बाकी के क्या होते हैं रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है भाई। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7 होता है, ठीक है। अब इस पे ट्राई करो कि यहां पर क्या हो रहा होगा, किस तरीके से ये जाएगा। अगर इधर आप ट्राई करोगे तो ये क्या है 1s2 है, 2s2 है, 2p3 है। पहले n शेल डिवाइड करो, n शेल कौन सी है, n-1 कौन सा है, फिर उससे आंसर करने की कोशिश करो, है ना। इस तरीके से करोगे तो आपको यहां पर थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। देखो भाई यहां पर मैं डिवाइड करूंगा, यहां पर मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आपके पास यहां पर ये हो गया n शेल, इसको मैं क्या कह दूंगा n शेल कह दूंगा, और इसको मैं क्या कह दूंगा N-1 शेल कहूंगा, ठीक है। अरे बोलो यानी आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि सर आपको तो ऐसा करना चाहिए था 1s2 है, 2s2 है, 2p है, तो ये आपका n हो गया, ये N-1 हो गया, रिमेनिंग नहीं। आपने क्या वर्ड यूज किया है, एन शेल वर्ड यूज किया है। आपने क्या वर्ड यूज किया है मेरे भाई, आपने वर्ड यूज किया है एन शेल, यानी कि आपको एन शेल लेनी है लास्ट शेल। तो ये सेकंड कंप्लीटली शेल होगी, चाहे वो 2s हो चाहे 2p हो।
समझ रहे हो? अगर मान लो 3s है, 3p है, 3d है, तो वो सारे ही 3s 3p 3d सारे के सारे ही आपके किसके अंदर आएंगे? n शेल के अंदर ही आएंगे। ये बात अपने जहन में रखना, वो n शेल के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, यहां पर सिग्मा कितना आएगा? सिग्मा 0.35 इनटू में n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन में से कितनों का कंट्रीब्यूशन यहां पर काउंट होगा? ये है आपके पास न्यूक्लियस, ये इधर, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। सेकंड शेल में यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। एक के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं, बाकी 4 लोग उसको रिपल्शन दे रहे होंगे, यानी कि एक कम करना होता है। तो 0.35 इंटू में 4 यहां पर होगा, प्लस 0.85 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा 0.35 इंटू में 4, यानी कि कितना आएगा? 1.4 आएगा, प्लस 1.7 आएगा, यानी कि सिग्मा क्या आ गया? सिग्मा मेरे पास आ गया 3.1। सिग्मा का आंसर आ गया भाई 3.1। बोलो जी यस और नो। तो सिग्मा अगर मेरा 3.1 आया तो जेड इफेक्टिव कितना आएगा भाई? जेड इफेक्टिव मेरे पास आएगा भाई 7 माइनस 3.1 आएगा, यानी कि 3.9 आएगा। 7 माइनस 3.1 आएगा, यानी कि क्या आएगा? 3.9 आएगा। बोलो जी यस और नो। क्लियर है? समझ में आया या नहीं आया? एक इलेक्ट्रॉन कम करने वाली बात ही पकड़नी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम करने वाली बात आपने पकड़ ली, समझ ली, तो ये चीजें आसान है। अगर उसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो बिल्कुल आसान ही लगेगा वो, है ना। लॉजिकली अगर सोचोगे तो वो चीज आसान ही लगेगी। क्लियर है दोस्त? चलो भाई आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं, है ना, इससे आगे चलते हैं। लेट सपोज मेरे पास अब रूल क्या कहे, मुझे रूल कहे व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर बैठा हो, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी और एफ सबशेल, डी या फिर एफ सबशेल में वो बैठा हो, तब मैं क्या रूल लगाऊंगा? डी और एफ सबशेल में जब वो बैठा हो तो मैं क्या रूल यहां पर लगाऊंगा? ये आपके पास है, ठीक है। तो इसके लिए क्या रूल लगेगा भाई? इसके लिए ये रूल लगेगा कि सिग्मा का कंट्रीब्यूशन होगा 0.35 इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? वो 0.35 इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबशेल, प्लस 1 कंट्रीब्यूशन होगा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का। 1 कंट्रीब्यूशन होगा किसका? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का 1 कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। 1 कंट्रीब्यूशन किसका होगा? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का। ये रूल बेसिकली यहां पर लगेगा, ठीक है। यहां पर ये लगेगा, ये इधर होगा, ठीक है। क्लियर है भाई? आइए समझते हैं। यहां पर आपके पास क्या होगा? मान लो मैंने एग्जांपल लिया, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास क्या है? जिंक है, ठीक है। इधर आ जाओ, रूल उतार लिया। अब मैंने जिंक ले लिया, Zn ले लिया 30। मैंने आपको 2 चीज दी कि एक बार मुझे निकालना है जेड इफेक्टिव ऑन 4s और एक बार मुझे निकालना है जेड इफेक्टिव ऑन 3d, ठीक है। जेड इफेक्टिव ऑन 3d 2 बार मुझे काम करना है ना। जिंक के ऊपर मुझे 2 बार काम करना है। एक बार काम करना है 4s के ऊपर निकालना है और एक बार काम करना है 3d के ऊपर निकालना है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहां पर शेल वाइज लिखी जाती है। शेल वाइज से मतलब क्या है? फर्स्ट शेल 7, सेकंड शेल 7, थर्ड शेल कंप्लीटली 7। ऐसे नहीं भाई, पहले 3s2 भरा जाता है, फिर सर 3p6 भरा जाता है, 3p6 के बाद सर 4s। अच्छा, 4s और 3d में कौन पहले भरा जाएगा? अगर मैं 4s और 3d के बारे में बात करूं, कौन पहले भरा जाएगा? तो यहां पर n प्लस एल क्या है? n प्लस एल यानी कि 4 प्लस 0 कितना हो गया? 4 हो गया। यहां पर n प्लस एल कितना हो गया? 3 प्लस 2 n3 और ये 5। तो अब वो रूल कहता है कि लो वैल्यू ऑफ n प्लस एल पहले भरा जाएगा, यानी कि 4s पहले भरा जाएगा। तो आप 1s2 भरते हो, देन 2s2 भरते हो, देन 2p6 भरते हो, देन 3s2 भरते हो, फिर 3p6 भरते हो, उसके बाद आप 4s2 भरते हो। 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खर्च हो चुके होते हैं, फिर आप 3d10 भरते हो। बट आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर ऐसे लिखोगे नहीं।
क्योंकि यहां पर आप इनर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन निकाल रहे हो, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन निकालते वक्त आपको पता होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है इनर है, इनर इलेक्ट्रॉन कौन सा बैठ रहा है। अगर आप भाई 4s बाद में दिखने में न्यूक्लियस यहां पर है, 3d यहां पर होगा, 4s थोड़ा सा बाद में होगा, ठीक है। चलिए, तो पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालनी थी आपको, है ना। लेट सपोज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मान लो मैं लिख रहा हूं इसकी, है ना, 30 है यहाँ पर आपके पास 30 है और ये क्या है Zn है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा और यहाँ पर 4s2 होगा, बटा 4s2 को बाहर लिखोगे, देन 3d10 होगा। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से भाई आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे। चलो पहला आंसर आप कर दो, पहला आंसर आप कर दो। आप मुझे बता दो कि Z इफेक्टिव, आप मुझे बता दो कि Z इफेक्टिव ऑन 4s क्या होगा। आप निकाल के देखो अपनी नोटबुक में Z इफेक्टिव ऑन 4s क्या होगा। तो आप 4s के बारे में बात कर रहे हो, तो 4s वाला यानी कि ये वाला रूल जो अभी लिखा है वो नहीं, उससे पिछले वाला जो s और p वाले में लिखा था वो वाला रूल यहां पर लगेगा, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, रूल पहले सिग्मा निकालेंगे भाई, है ना, सिग्मा निकालेंगे। रूल कहता है 0.35 इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल। एन शेल है तो सर पहले तो शेल डिवाइड करते हैं, शेल डिवाइड करते हैं। ये हो गया मेरा एन शेल, इसको मैं क्या कहूंगा, एन शेल कहूंगा। ये मेरा क्या हो गया, n-1 शेल हो गया। ये मेरा क्या हो गया, n-1 शेल हो गया। और ये मेरे क्या हो गए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। ये मेरे क्या हो गए भाई, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको मैं क्या कहूंगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कहूंगा। तो सिग्मा क्या हो गया, 0.35 इंटू में 1। सिग्मा क्या हो गया, 0.35 इंटू में 1 आएगा। सिग्मा आएगा 0.35 इंटू में 1 प्लस यहां पर n-1 में क्या लगेगा। अगर मैं n-1 की बात करूं तो 0.85 आएगा। भाई 2 था सर, एक क्यों लिया, क्योंकि 2 में से एक के ऊपर निकाल रहे हो और एक उसको रिपल्शन करेगा। आ रही है बात समझ में। यहां पर कितना है, 0.85 है, 2 और 6 8 और 10 18, यानी कि 18 होगा प्लस 1 होगा, यानी कि यहां पर 10 आएगा। ये कितना बनेगा लगभग, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.35 आएगा प्लस, कैलकुलेट इसको करोगे 0.85 है ना, 0.85 इंटू में 18, ठीक है, यानी कि 15.3 आएगा प्लस यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अपन ने जोड़ दिया 10.35 अपन ने जोड़ दिया, यानी कि सिग्मा आया 25.65। सिग्मा आया क्या, 25.65 आया। तो यहां से जेड इफेक्टिव जो निकला, जेड इफेक्टिव ऑन 4s क्या निकला, जेड माइनस सिग्मा। अब जेड क्या है, जेड तो एटॉमिक नंबर है या फिर कह दे नंबर ऑफ प्रोटॉन है। चाहे आप 4s के लिए निकालो, चाहे आप 3d के लिए निकालो, चाहे आप 2p के लिए निकालो, अंदर तो 30 के 30 ही प्रोटॉन रहेंगे। अंदर वाला इफेक्ट तो उतना ही रहेगा, 30 के 30 प्रोटॉन इफेक्ट लगाएंगे। तो जेड इफेक्टिव कितना आएगा भाई, जेड इफेक्टिव आपका 30 माइनस यहां पर आएगा आपके पास 30 माइनस 25.65, यानी कि यहां पर क्या आंसर आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4.35 आपके पास आंसर आ जाएगा, 4.35 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये निकाला है किसके लिए, 4s के ऊपर निकाला है, ठीक है। ये आंसर आया है अभी जो आया है वो 4s के लिए आया है, 3d का अभी बाकी है, ठीक है। क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए, जेड इफेक्टिव ऑन 3d, मान लो मेरे पास क्या है, यहां पर मेरे पास क्या है, जेड इफेक्टिव ऑन 3d मैं कह रहा हूं, जेड इफेक्टिव ऑन 3d मैं कह रहा हूं, कैसे निकलेगा, है ना। जेड इफेक्टिव ऑन 3d कैसे निकलेगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो आइए समझते हैं, ठीक है। Zn30 है भाई, Zn30 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहां पर लिख देता हूं, 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, 4s2 नहीं लिखना, 3d10 आएगा, 4s2 आएगा, 4s2 बाद में आएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास। तो अब आपका रूल क्या कहता था, आपका रूल कहता था सिग्मा 0.35 कंट्रीब्यूशन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबशेल। अरे जब यहां पर बात हुई है, ये वाली बात हुई है, इधर सबशेल बोला गया है, ठीक है। थर्ड एक शेल है, 3s
3p और 3d सब शेल है। 3d में 3dxy 3dyz ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहां पर आपका सबशेल वर्ड लिखा गया है, सबशेल वर्ड लिखा गया है। तो 0.35 कंट्रीब्यूशन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबशेल। डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं? ये बैठा सर डी सबशेल, डी में बैठे हुए 10, तो 10 ले ले। नहीं, 10 नहीं आएगा। वही बात है, 10 बैठे हैं, मगर 10 के में से यहां पर ये 10 बैठे हैं, बिल्कुल ठीक, मगर 10 में से यहां पर आपके पास एक के ऊपर आप निकालोगे, बाकी 9 इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्शन करेंगे, तो यहां पर 10 नहीं ले पाओगे। 0.35 इंटू में 9 आएगा, प्लस 1 कंट्रीब्यूशन आएगा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 और 6 10, 10 और 2 12, और 6 18 और 2 20। नहीं, 4s काउंट नहीं होगा, 18 ही होंगे, क्योंकि इनर, अरे इसके इनर वाले ये लोग देखने हैं, जो उधर चले गए वो नहीं देखने, जो आउटर शेल में चले गए हैं उसको नहीं देखना, अंदर वाली बातें करनी है। तो यहां पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 0.35 इंटू में 9 प्लस 18, यानी कि सिग्मा कितना आएगा भाई? सिग्मा आएगा 21.15 आएगा, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा? जेड इफेक्टिव आ जाएगा जेड माइनस सिग्मा, यानी कि 30 माइनस 21.15, यानी कि 8.85 यहां पर आएगा। कितना आंसर आएगा जी? 8.85 विल बी द राइट आंसर। 8.85 यहां पर आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक है तो बताइए, ठीक है। चलिए, जैसे हाउस क्राफ्ट में एक क्वेश्चन था, उससे मैं आपसे पूछ लेता हूं। सिंपल सा टॉपिक है भैया ना, आराम से अगर इसको आप देखो 40-50 मिनट का ये टॉपिक है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब बताएगा, स्लेटर रूल का मतलब बताएगा, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब बताएगा। चीजें निकालनी आप सीखोगे, जानोगे, ठीक है। आइए बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन मतलब सोल्ड एग्जांपल है, क्वेश्चन तो क्या है, सोल्ड एग्जांपल है। हाउस क्राफ्ट में हो सकता है किसी भी दिन नेट और गेट में दिख जाए। जेड इफेक्टिव ऑन वेनेडियम एटम पूछा है ना, वेनेडियम एटम पूछा हुआ है, और 3D के लिए भी पूछा है एंड 4s के लिए भी पूछा है। 3D के लिए भी पूछा है एंड 4s के लिए भी पूछा है। तो किस तरीके से ये निकलेगा वो आपको एक बार फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से आप निकालोगे। 3D कैसे निकालोगे, 4s कैसे निकालोगे, वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सबसे पहला काम ही क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वेनेडियम है 23, एटॉमिक नंबर क्या होता है वेनेडियम का? 23। अगर आपको अभी भी पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो याद रख लेना, स्कूल टीचर वेरी 21, 22, 23, 23 नंबर पे होता है ये, ठीक है। 23 नंबर यहाँ पर है। 3D3 होता है ये। जैसे यहाँ पर अपन जाएंगे ना, स्कूल टीचर वेरी क्रूल मेक सो ऑन, तो ये 3D1 होगा, ये 3D2 होगा, ये 3D3 होगा। तो ये 3D3 ही आएगा, अपन लिख लेंगे चाहे। जैसे वेनेडियम क्या है 23 है, तो पहले 1s2 गया, फिर 2s2 गया, फिर 2p6 गया, फिर 3s2 गया, फिर 3p6 गया। मुझे पता है इसके बाद 4s2 भरा होगा, 4s2 लिखो, ठीक है, 4s2। और उसके बाद बचे 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर 3D3, ठीक है। अगर 25 होता तो 3D5 आ जाता, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर चलेंगे। क्लियर है भाई? अब मान लो आपको 3D पर पूछा है, तो 3D पर पूछेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई? 3D पर अगर आपसे जेड इफेक्टिव मान लो पूछा है तो क्या आंसर यहां पर आएगा, ये आपको बताना है। जो चीज आपको बताई है उसी रूल को अप्लाई करो, उस रूल को अप्लाई करते हुए आपको आंसर करना है, तो आपको बताना है। अब 3D3 यहां पर लिखा है। अब इस 3D3 को आपको देखना है कि 3D3 में आप क्या यूज करते हो, ठीक है। तो वही है ना, आपको पहले सिग्मा पकड़ना है कि सिग्मा कहां से निकलेगा। तो यहां से ये है सिग्मा, ये इसके लिए आउटर है, इनर में काउंट नहीं होगा। तो सिग्मा कितना आएगा? 0.35। सिग्मा कितना आएगा? 0.35। कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन सर? 3 है। 3 में से
एक के ऊपर फाइंड आउट हो रहा है, बाकी दो उसको क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं। यानी कि सिग्मा आएगा 0.35 इंटू में 2 आएगा, बाकी ये जो आएगा ये आपके पास क्या आएगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आएगा। 1 आएगा कंट्रीब्यूशन कितना, ये 10 है और 18 है, 1 कंट्रीब्यूशन होएगा 18। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 18.7 आपके पास आ गया। तो यहां से जब आप जेड इफेक्टिव निकालोगे तो कितना करोगे, 23 माइनस 18.7। सिंपल है, 23.18.7, 23 में से यहां पर ये 4.3 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 4.3 विल बी द सही आंसर। ठीक है अब आपको वेनेडियम पे मान लो निकालना है, तो यहां पर यही लिखोगे 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, इधर 3s2 लिख दिया, इधर 3p6 लिख दिया, यहां पर आपने 3d3 लिख दिया और यहां पर 4s2 लिख दिया। क्लियर है भाई। क्या करेंगे भाई, अपन शेल वाइज डिवाइड करेंगे सर। ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया मेरा n शेल हो गया, दिस इज n शेल, इसे मैं क्या कहूंगा, n शेल कहूंगा। बोलो जी यस और नो, इसे मैं n शेल कहूंगा। ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, n-1 शेल हो गया, n शेल हो गया, n-1 शेल हो गया, और ये क्या हो गया मेरे भाई, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। इसे मैं क्या कहूंगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कह दूंगा, इसे मैं क्या कह दूंगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कह दूंगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या लगेगा, सिग्मा 0.35 इंटू में 4s2 है ना, 4s2 दो है, मगर एक के ऊपर सर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, बाकी एक को हम क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं। एक के ऊपर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, बाकी एक को हम क्या कर रहे हैं भाई, रिपल्शन कर रहे हैं। क्लियर है जी। तो 0.35 इंटू में 1 आएगा। ठीक है, प्लस में 0.85 आएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8 और 3 11, यानी कि 0.35 इंटू में 11 यहाँ पर आएगा। और वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो हो गए 1 इंटू में 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो गए। यानी कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, इसको मैं कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, आइए समझते हैं। ठीक है 0.85 इंटू में 11, ठीक है, प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 ले लिया, प्लस 0.35 ले लिया, यानी कि ये आ रहा है कितना भाई, 22.2 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई मेरे, 22.2 आ रहा है। गलत आ रहा है, बिल्कुल गलत ही आ रहा है। आइए देख ही लेते हैं दोबारा। 0.85, 6 और 2 8, 8 और 3 11, ठीक है भाई, प्लस 10 प्लस 0.65। भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये आपका 19.7 आएगा। ठीक है, Z इफेक्टिव कितना आएगा, Z माइनस 19.7 कर दो, यानी कि Z माइनस सिग्मा कर दो, 23 है ना, 23 माइनस 19.7, यानी कि ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 3.3 बेसिकली यहाँ पर आएगा। ठीक है, 3.3 बेसिकली ये आएगा, इस तरीके से आंसर आएगा 3.3। ठीक है, तो क्लियरली आपको आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए ये रूल क्या कहता है। तो ये सिंपल सा आपको रूल लगाना है। ठीक है, अब इसमें एक आधी बातें और क्या हो सकती है, मान लो आपको ये पूछ लिया जाए, ठीक है, आपको यहां पर पूछ लिया जाए, मुझे वेनेडियम के 2p पर बताओ। क्या पूछा जाए, मुझे वेनेडियम के 2p पर बताओ, तब आपके लिए 2p तक की बात है। ये 1s2 हो गया, ये 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, तो अब आपके लिए ये n शेल हो जाएगा और वो n-1 हो जाएगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहेंगे सर 0.35 इंटू में 0.35 इंटू में 8 है, 8 में से एक के ऊपर फाइंड आउट हो रहा है 7, उसको रिपल्शन करेंगे और वहां पर 0.85 इंटू में 2 आएगा। और जो आएगा आंसर, मान लो ये सिग्मा आया, उस सिग्मा को आप जेड इफेक्टिव में 23 से ही घटाओगे, 23 से ही घटाओगे, क्योंकि अंदर कितने हैं, अंदर 23 ही हैं। प्रोटॉन कितने हैं भाई मेरे, 23 ही हैं। तो जब हम घटाएंगे ना, तो हम घटाएंगे 23 से ही। तो ये बात ध्यान रखना, आपको जो पूछ रहा है उसका आंसर करना है। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें कुछ जैसे एक मान लो मैंने आपसे पूछा बेरियम के ऊपर पूछ लिया ऐसे रैंडम, ये भी हाउस क्राउड में दिया हुआ है। बेरियम क्या है, 1s2 2s2 है, तो इसका सिग्मा क्या हो जाएगा, इसको पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर ये आपका n हो गया, n शेल हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, n-1 हो गया। तो इसका सिग्मा क्या हो गया, 0.35 इंटू में n शेल क्या है, n शेल 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में एक के ऊपर फाइंड आउट हो रहा है, तो यहाँ पर 1 इंटू में 0.85 इंटू में कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि 0.35 प्लस ये कितना आ गया 1.6 प्लस 1.7, यानी कि कितना आ गया 2.05 आ गया। ठीक है, तो इसका Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा Z माइनस सिग्मा, यानी कि 4 माइनस 2.05, यानी कि 1.95। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके पास है। ठीक है, अब एक और चीज मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, है ना, 2 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, है ना, ये नोट करके लिख लेना जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद ये चीज आप आराम से समझ लोगे, कवर कर लोगे। पहला पॉइंट है ना, नोट कर लेना है आपको, ये 2 पॉइंट नोट करने हैं। पहले पॉइंट, एक आपसे पूछ लिया जाए जेड इफेक्टिव ऑन पेरीफेरी, क्या कह रहा हूं मैं, जेड इफेक्टिव ऑन पेरीफेरी शब्द मान लो दे रहा है, क्या शब्द दे रहा है मेरे भाई, जेड इफेक्टिव ऑन पेरीफेरी आ गया, तो सर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। पेरीफेरी का मतलब होता है आउटर बाउंड्री, मतलब एक तरीके से पेरीफेरी का आप ये रिलेट करो कि वो इस शेल से थोड़ा सा यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, तो जो आप एक इलेक्ट्रॉन घटा रहे थे ना, जो आप एक इलेक्ट्रॉन घटा रहे थे, अब वो एक इलेक्ट्रॉन आप घटाओगे नहीं, आपको सारे ही इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। यू हैव टू काउंट ऑल इलेक्ट्रॉन, है ना, यहां पर आपको क्या काउंट करने, फॉर सिग्मा, सिग्मा के लिए आपको सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करने, काउंट ऑल इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या है सर, काउंट ऑल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जैसे कि भाई मान लो यहां पर ये था नाइट्रोजन था, है ना, नाइट्रोजन था, 1s2 था, 2s2 था, 2p3 था। ठीक है, अगर पेरीफेरी वर्ड बोला होता, उसने क्या बोला होता कि जेड इफेक्टिव भाई निकाल रहा है, जेड इफेक्टिव निकाल के बता, पेरीफेरी के ऊपर क्या बोला होता, पेरीफेरी के ऊपर जेड इफेक्टिव निकाल के बता, नाइट्रोजन के पेरीफेरी पर, तो आप क्या करते, सिग्मा लेते 0.35। पहले आपने कितनों का कंट्रीब्यूशन लिया था, आपने कहा था 5 इलेक्ट्रॉन है सर, भाई 2s2 सेकेंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, आपने कहा 5 इलेक्ट्रॉन है, एक के ऊपर फाइंड आउट करेंगे, बाकी 4 उसको रिपल्शन करेंगे। अब आप वो जो एक घटा रहे थे ना, 5 में से 4 लिख रहे थे यहां पर, अब वो 5 ही लिखोगे, यहां पर आप क्या लिखोगे, 5 ही लिखोगे। ऐसे ही हर जगह करना है, वो जो एक एक इलेक्ट्रॉन हमने हर जगह घटाया वो नहीं घटेगा, और यहां पर 0.85 इंटू में 2 आएगा, इस तरीके से आपका आंसर लिखेगा। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो हम घटा रहे थे बेसिकली, वो इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं घटाना, जेड इफेक्टिव ऑन पेरीफेरी, अगर पेरीफेरी शब्द पूछता है तो। जैसे कहीं पर भी, है ना, यहां पर आपने 0.3, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, आपने कहा एक के ऊपर फाइंड आउट हो रहा है, एक के ऊपर निकालेंगे, तो आप 0.35 इंटू में 2 ही लेते। ठीक है, यहां पर आपने 3 थे इलेक्ट्रॉन, आप कहते 0.35 इंटू में 2 आपने लिया, अगर पेरीफेरी बोला होता तो 0.35 इंटू में 3 ही लेते, वो एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं करते हर जगह। यहां पर 10 था, आपने 9 लिया, मगर अगर पेरीफेरी होता तो आप 10 ही लिखते। बोलो जी ये सुनो, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है? तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, है ना, दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बता रहा हूं, एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना था। दूसरा पॉइंट अगर हम यहां पर नोट करें, नोट करते हैं दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है जेड इफेक्टिव ऑन 1s। 1s के ऊपर जब जेड इफेक्टिव निकाला जाएगा सर, है ना, 1s के ऊपर जब जेड इफेक्टिव निकाला जाएगा तब कैसे निकालेंगे वो, ठीक है, ये जेड इफेक्टिव पेरीफेरी वाली बात और 1s। ठीक है, जैसे कि भाई मान लो, चीज समझो, अगर आपका 1s n शेल बन रहा है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, उसको लिख भी लेना। अगर आपका 1s क्या बन रहा है, n शेल बन रहा है, तो जो कंट्रीब्यूशन में 0.35 लेता था, वो कंट्रीब्यूशन 0.35 नहीं आएगा, वो कंट्रीब्यूशन 0.30 आएगा। अगर मेरा n शेल क्या बन रहा है, 1 शेल बन रहा है। अब n शेल 1 शेल का, भाई n शेल 1s कब बनेगा, जब आप 1s के ऊपर ही निकालोगे। अरे 1s के ऊपर निकालोगे तभी तो। n शेल कौन है, जिसके ऊपर निकाला जा रहा है। अगर मैं कह दूं कि मेरे को वेनेडियम के 2p पे निकालना है, तो अब सेकंड शेल क्या हो गई है, n हो गई है। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर आपको, जैसे मान लो मेरे पास क्या था, हीलियम एटम था, हीलियम एटम है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 है। चाहे कोई भी हो, चाहे जिंक हो, जिंक के 1s पे निकालना ही हो, तब भी आपको यही करना है, 0.30 ही लेना है।
जैसे अब यहाँ पर 1s2 हो गया, ठीक है, 1s2 हो गया। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यही आपका एन शेल बन रहा है, यही आपका क्या बन रहा है सर, एन शेल हो गया, इसी को मैंने एन शेल कह दिया है, ठीक है। तो मेरा सिग्मा क्या हो गया, मेरा सिग्मा हो जाएगा 0.35 इंटू में 1 कह दोगे, एक के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं, एक उसको रिपल्शन करेगा, मगर ये 0.35 आप नहीं लोगे, ये गलत हो जाएगा, इसको काट दो। अगर 1s2 है तो सिग्मा अब यहां पर कितना आएगा, 0.30। सिर्फ और सिर्फ 1s के लिए बात ध्यान रखनी है, चाहे वो किसी का भी निकलवा रहा हो 1s पे, तो 0.30 इंटू में 0.30 ही आएगा। z इफेक्टिव क्या बन जाएगा, z माइनस सिग्मा, यानी कि z माइनस सिग्मा, यानी कि 2 माइनस 0.30, यानी कि 1.70। अगर आप इससे निकालते तो 1.65 आता, मगर आंसर कितना आएगा, 1.70। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, शील्डिंग इफेक्ट पहले सारा बता देता हूं। जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव जस्ट एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना। अगर हम इसका समराइज करें सारी चीजों को, है ना, इसको अगर हम समराइज करें तो जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव हमने पढ़ा, हमने सबसे पहले जेड इफेक्टिव पढ़ा, जेड इफेक्टिव को समझा कि क्या होता है ये, है ना। जेड इफेक्टिव क्या है कि भाई एक सच है, आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील करे, तो आप गलत हो, इनर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन भी फील करेगा। इस इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में भी जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। उस डिक्रीज अट्रैक्शन को ही इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा। उसके साथ एक शील्डिंग इफेक्ट हमने पढ़ा, शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा, इन दोनों के रिलेशन हमने जाने, ठीक है। फिर हमने कहा हम स्लेटर रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। स्लेटर रूल में हमने क्या पढ़ा, स्लेटर रूल में हमने पहले एस और पी वाला पढ़ा, फिर हमने डी और एफ वाला पढ़ा, और फिर कुछ पॉइंट बाद में हमने कुछ पॉइंट नोट करे हैं। सिर्फ इतनी बातें हमने करी हैं, इन बातों को हमने समझा है, जाना है। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आई हो, जानी हो, है ना। चीजों को जस्ट रिवाइज करने की कोशिश करना, थोड़ा सा आपने लिख लिया है, अब उम्मीद करूंगा आपने अच्छे से लिखा हो। इसको कभी भी जस्ट गो थ्रू करने की कोशिश करना, और ऐसे ही हम आगे फर्दर भी कंटिन्यू करेंगे। अलग अलग डिफरेंट टॉपिक जो हैं उनको 1 बाय 1 करते हुए हम देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ है, जस्ट उसे एक बार दोबारा सुनने की कोशिश करना, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। IIT जैम अभी भी IIT जैम में 2025 को अगर मैं देखूं तो समय है, फरवरी में आपका एग्जाम है, और इस समय को अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा पेसअप करना है, उसको एक दिन में थोड़ा ज़्यादा काम करना है, एक दिन में थोड़ा ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। कोई पहले से पढ़ रहा है, अब उसको फोकस करना है कि आप नया भी पढ़ो, आप 50% 60% कर चुके हो, आप नया भी पढ़ो, मगर साथ साथ अपना पुराना भी रिवाइज करो। चाहे इस वीडियो से आपका पुराना ही रिवाइज हुआ हो तो भी आपको इसमें बेनिफिट ही हुआ होगा। चलिए अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।